नमस्कार, मैं जितेंद्र चौधरी और आप देख रहे हैं द बिग वाई मीडिया। लोकसभा चुनाव कवर करते इस सिलसिले हम पहुंचे हैं भारत दिल्ली राजधानी में। यहाँ हमारे साथ मौजूद है भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद हो, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो या भारतीय जनता पार्टी हो, इसमें संगठन में विभिन्न पदों पर रहे, जीवन पर्यंत कभी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आए, श्याम जाजू जी। हम इनसे जानेंगे इनकी पार्टी जो जीत की हैट्रिक के दावे कर रही है 400 पार, किस तरह का ये चुनाव रहेगा, भारतीय जनता पार्टी की तैयारियां, कुछ सीटों पर पहले और दूसरे चरण में जहां मतदान प्रतिशत में पिछली बार की तुलना में घटाव आया है और जहां दिल्ली के मुख्यमंत्री जेल में है, दिल्ली की 7 सीटें और 400 पार के दावे कहां तक सार्थक होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप। नमस्कार। संगठन में आपकी पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी मानी जाती है, संगठन को बड़ा तवज्जो दिया जाता है कि संगठन स्तर पे हर चीज होती है। तो संगठन में आप रहे, लंबा आपका अनुभव रहा है, वो दौर भी आपने देखा होगा जब आपकी पार्टी 2 सीटों पर थी। आज 10 साल से आपकी पार्टी सत्ता में है, क्या क्या कमियां रही या क्या क्या अच्छे काम रहे कि इस बार का ये चुनाव आप दावे कर रहे हैं 400 पार के, ये दावे सच होंगे या हवा में की गई बातें हैं, ये लोग जानना चाहते हैं। ये सही है कि काफी सालों से मैं भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से जुड़ा हुआ हूं। 1984 में हमारी 2 सीटें थी लोकसभा में और उसके बाद अटल जी देश के प्रधानमंत्री बने और मोदी जी के कार्यकाल में तो शुरू में 282, बाद में 303 और अब हम कह रहे कि हम 400 पार आएंगे। इस प्रकार का माहौल एक रात में नहीं बना है। ये हमारी केडर पार्टी है, हमारा संगठन मजबूत है, विश्व में सबसे बड़ी पार्टी हमारी मानी जाती है। उसके साथ साथ नरेंद्र मोदी जी आज देश के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता है। उनके कार्यकाल में जो देश ने तरक्की की है, जो प्रगति की है, ये विश्व के स्तर पर हो या देश के स्तर पर हो, देश के इकोनॉमी में आमूलाग्र परिवर्तन करने का काम मोदी जी ने किया है। इसलिए जब वो सत्ता में आए थे उस टाइम एक बीमारू अर्थव्यवस्था रहने वाला ये देश, करप्शन की चर्चा वाला ये देश, ये एक प्रकार से न डिसीजन लेने वाला, पैरालिसिस जिसको हुआ है, इस प्रकार का ये देश, ये लॉस्ट डिकेड छोड़कर इस देश ने जो तरक्की की रफ्तार पकड़ी है और आज विश्व में जो कीर्तिमान स्थापित किया है, इससे सिद्ध होता है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विजन भी है और एक्शन भी है। 400 पार के दावे आपने किए। हम दक्षिण भारत की बात करें, इस बार बीजेपी का रुझान दक्षिण भारत की तरफ ज्यादा है, वहां की सीटें टारगेट की गई है। दक्षिण भारत की तरफ टारगेट करते करते उत्तर भारत और जो है हिंदी भाषी राज्यों में इस बार बड़े तकरार का चुनाव रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए। उसको किस चैलेंज के रूप में देख रहे हैं, क्योंकि वहां मतदान प्रतिशत घटा है, इससे चिंता भी बड़ी है कि भारतीय जनता पार्टी की वहां पे फेवर में रुझान नहीं दिख रहे हैं, ऐसा मानने में आया है। वहीं दक्षिण भारत में भी जहां क्षेत्रीय पार्टियां हावी हुआ करती थी और भारतीय जनता पार्टी क्षेत्रीय पार्टियों का वहां पे रुझान घटाकर स्थापित होती थी, उसकी बजाय इस बार कांग्रेस ने तेलंगाना हो या कर्नाटका हो, वहां पर सत्ता में काबिज हो चुकी है। क्या ये चैलेंज के रूप में नहीं देख रहे हैं कि आपकी वो जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है, अपोजिशन है, वो 2 राज्यों में सत्ता में आई और बढ़ रही है? एक समय पूरे देश पर राज करने वाली कांग्रेस पार्टी केवल 2 राज्यों में सिमट तक कर रह गई है। एक टाइम 435 सीटों वाली कांग्रेस पार्टी बिलो 50 आ चुकी है। यह कांग्रेस पार्टी को संशोधन का विषय है। जहां तक हमारा सवाल है, हमारी पार्टी नॉर्थ में तो स्ट्रांग थी ही, नॉर्थ के सभी राज्यों में, हमारा दिल्ली हो, उत्तराखंड हो, हिमाचल हो, बिहार हो, यहाँ इवन कर्नाटक में भी 1 सीट छोड़ के सब लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास थी। राजस्थान, गुजरात तो 100% थे, मध्य प्रदेश 1-2 सीटें छोड़कर और छत्तीसगढ़ सब सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी। वन साइडेड काम था। जहां तक सवाल है नॉर्थ साउथ का, उस साउथ में पार्टी शुरू से ही वीक रही है और वहां प्राबल्य लोकल स्थानीय पार्टियों का रहा है बोलबाला। इस बार हम देख रहे हैं पार्टी ने विकास के कामों में पूरे देश को न्याय देने का काम किया। कोई प्रांतीयवाद नहीं, कोई जातीयवाद नहीं, कोई भाषावाद नहीं, पूरे देश को तरक्की कराने के लिए सब देश को साथ में लेकर ही हमें आगे चलना है, ये मोदी जी की धारणा है और उसी हिसाब से उन्होंने काम किया। तो इस बार हम देख सकते हैं निश्चित रूप से केरला में पार्टी को प्रतिनिधित्व मिलेगा,
तमिलनाडु में भी कई सीटें हमारी आएगी, और कर्नाटक तो पहले भी हम राज कर चुके हैं, लोकसभा में हम अच्छी तरह से आए थे। इन सभी राज्यों में एक अच्छा प्रभाव भारतीय जनता पार्टी को देखने को मिलेगा। नॉर्थ ईस्ट स्टेट में भी भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरीके से आगे आ रही है। आपने कहा प्रांतीयवाद नहीं करते, भाषावाद नहीं करते, जातिवाद नहीं करते, लेकिन एक आरोप आपका विपक्ष शुरू से और भारतीय जनता पार्टी पर लगाता आया, धर्मवाद। धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी राजनीति करती है, राम मंदिर को लेकर राजनीति करती है, ये आरोप आप पर लगते आए हैं। क्या ये चुनाव भी हिंदू मुस्लिम के नाम पर लड़ा जा रहा है? आज तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश में अपने वोट बैंक के राजनीति के लिए मुस्लिम समाज का तुष्टीकरण करने की नीति अपनाई। शेड्यूल कास्ट लोगों को इसी प्रकार से तुष्टीकरण करके खरीद के अपनी राजनीति कांग्रेस ने 70 साल इस देश में चलाई। भारतीय जनता पार्टी किसी धर्म का प्रचार नहीं करती, पर किसी धर्म पर हम अन्याय भी नहीं होने देंगे, इस प्रकार की भूमिका से भारतीय जनता पार्टी ने हिंदुत्व को आगे बढ़ाने का काम किया। वो हिंदुत्व ये केवल पूजा पद्धति या धर्म तक सीमित नहीं है, वो हिंदुत्व इस देश के मिट्टी से जुड़ा है। इस देश का विकास होना, इस देश की तरक्की होना, इससे हमारा विकास का एजेंडा जुड़ा है, और उसमें हम कोई धर्म का अंतर नहीं करते, कोई भाषा का नहीं करते। सब लोगों का, इस देश में रहने वाले सब लोगों का जब तक तरक्की नहीं होगी, उनके जीवन में खुशहाली नहीं होगी, तब तक देश आगे नहीं जा सकता। ये हमारी धारणा है। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, ये हमारा नारा है। एक और आरोप आपका विपक्ष आप पर लगाता है, जनता उस पर स्पष्टीकरण चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के नेताओं को ईडी और सीबीआई के डर पर डराती है, जिनको भ्रष्टाचारी होने के आरोप लगाती है। दूसरे दिन वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो जाते हैं और वॉशिंग मशीन, एक नया उन्होंने टैगलाइन शुरू किया कि वॉशिंग मशीन की तरह वो नेता साफ सुथरे हो जाते हैं भारतीय जनता पार्टी में। जिस ईडी का आपने उल्लेख किया, कांग्रेस के 70 साल में केवल ईडी के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था। इस मोदी जी के कार्यकाल में 1 लाख करोड़ देश के विकास के काम आया है। जहां तक कैश इकट्ठा होने की बात है, ईडी के माध्यम से 34 लाख रुपए कैश कांग्रेस के जमाने में इकट्ठा हुई थी। इस सरकार के माध्यम से 2200 करोड़ रुपया सरकार के विकास के काम के लिए आए हैं। अब ईडी हो, सीबीआई हो, ये संस्था है क्या के लिए? वो अगर सही रूप से काम करने लग गई तो इसमें बुराई क्या है? अगर हमारी कोई गलती नहीं है तो हमें उससे डरने का क्या कारण है? और राजनीति के लिए हम बिल्कुल उपयोग नहीं करते इसका। पूरे जितने भी ईडी के केसेस हुए हैं, इसमें 3% लोग केवल राजनीतिक है, बाकी समाज में अवैध रूप से जिन्होंने पैसा कमाया है, जिन्होंने उसका अकाउंट नहीं रखा है, जिन्होंने टैक्सेस टाइम पे नहीं दिए हैं और देश का नुकसान किया है, ऐसे सब लोगों को इस घेरे में लाने का हमने काम किया है। मुझे ऐसा लगता है कि संवैधानिक जो संस्था है उनको बदनाम नहीं करना चाहिए, उनका पूरा उपयोग करके देश के विकास में उसका योगदान लेना चाहिए। इलेक्टोरल बॉन्ड पे सवाल उठते गए। भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे ज्यादा चंदा आया, कई ऐसी कंपनियों से चंदा आया जिन पर पहले भ्रष्टाचार के आरोप थे, फिर हट गए। उसके बाद कांग्रेस पार्टी के खाते सीज कर दिए गए। विपक्ष का आरोप है कि इससे चुनाव प्रभावित हो रहा है, उनके पास प्रचार प्रसार के लिए पैसा नहीं है। ये लोकतांत्रिक देश है, किसी पार्टी पर अन्याय करके कोई पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। और देश की जनता बड़ी अलर्ट है, देश की जनता सोचती है, हर बात का विश्लेषण करती है। सोशल मीडिया और आपके जैसे मीडिया के माध्यम से लोगों तक ये सब खबरें पहुंचती है। जहां तक कांग्रेस का सवाल है, हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए सेम नियम है भाई। उनको जो इनकम टैक्स के लिए जो प्रो फॉर्मा बना के देना पड़ता है वो आपने टाइम पे दिया नहीं, इसलिए उन्होंने कुछ पेनल्टी लगाई, उसको कुछ उन्होंने इसलिए उसका खाता सीज किया। तो गलत क्या है? कोई भी आदमी अपना टैक्स चुकाता है तो, और टैक्स में कोई चोरा हेराफेरी करता है तो उसके लिए जो नियम है वही पॉलिटिकल पार्टी के लिए है। तो वो कांग्रेस को वो अपना काम ठीक करने के बजाय लोगों में इसकी सिंपैथी बटोरने का काम कांग्रेस कर रही है। और जहां तक इलेक्टोरल बॉन्ड का सवाल है, अब कोर्ट ने उस पर निर्णय दिया, उस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, पर जहां तक कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को नंबर 2 में कैश में पैसा जो आता था और उसका अकाउंट पार्टी क्या रख रही है क्या नहीं रख रही है, उसके बजाय ट्रांसपेरेंसी लाने के हेतु पार्टी ने इस प्रकार का इलेक्टोरल बॉन्ड का किया था, जिससे 100 रुपया पार्टी के पास आया तो 100 रुपया पार्टी के अकाउंट में जमा होता था। किसी भी व्यक्ति को बीच में रखने का स्कोप नहीं था। कांग्रेस ने तो आज तक ये किया नहीं। कांग्रेस के लोग 100 रुपया आया तो 90 रुपया जेब में डाल के 10 रुपया पार्टी में जमा होता था। तो मुझे लगता है आगे आने वाले दिनों में भी ऐसे व्यवस्था में कैसी पारदर्शिता आएगी, इसके बारे में सोचना चाहिए।
पार्टी कांग्रेस पार्टी पर भारतीय जनता पार्टी के काफी नेताओं द्वारा आरोप रहे एक परिवार की पार्टी है, एक परिवार पार्टी चला रहा है। वही आरोप आज भारतीय जनता पार्टी पर सारा विपक्ष एक होकर लगा रहा है। लोगों में भी देखने को मिला कि पार्टी केवल 2 लोग चला रहे हैं। संगठन और भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर बेस संगठन हुआ करता था उसकी चलन नहीं है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह 2 व्यक्तियों की पार्टी बन गई। भारतीय जनता पार्टी हर 3 साल में अपने पार्टी का चुनाव कराने वाली पार्टी है। मंडल स्थान से लेकर स्थानीय समिति से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष तक हमारे रेगुलर चुनाव होते हैं। पार्टी में नेतृत्व डेवलप होने की कई प्रक्रिया है और ज्यादा से ज्यादा लोग इस सब प्रक्रिया में शामिल हो, ऐसी हमारी धारणा रहती है, भाव रहता है। आज देश में सरकार और पार्टी में समन्वय जिस पार्टी में बहुत अच्छा है, ऐसे हमारी पार्टी है। इसलिए सरकार से लाभान्वित लोग उनके तक जाने का केडर भारतीय जनता पार्टी के पास है। कोई एक आध 2 आदमी इतने बड़े खंडप्राय देश में ऐसी बड़ी पार्टी और ऐसी सरकार कोई 1-2 लोग ही चला ले, ऐसा कभी संभव नहीं हो सकता। हाँ, निर्णय प्रक्रिया के अलग अलग रूप रहते हैं, पर मुझे नहीं लगता ऐसी कोई धारणा है। पार्टी में बहुत अच्छी तरह से विचार विमर्श की प्रक्रिया है और सब लोग मिलकर निर्णय करते हैं और उसको एग्जीक्यूट करते हैं। भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार अगर सरकार में आती है, भारत की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री के रूप में और आपकी पार्टी को सत्ता में काबिज करती है, क्या मिलेगा इस देश की जनता को? क्या आपके विजन रहेंगे भारत के लिए? नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप का आकलन करना है तो पहले लाइफ के 15 साल गरीबी में उन्होंने अपने घर में बिताए। उसके बाद वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़कर संघ के प्रचारक के रूप में उन्होंने संगठन की सेवा की। उसके बाद 15 साल वो भारतीय जनता पार्टी में आकर भारतीय जनता पार्टी के ऑल इंडिया संगठन मंत्री बने। उसके बाद 13 साल वो गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने प्रशासन चला के बताया और उसके बाद गए 10 साल से वो देश का नेतृत्व कर रहे हैं। इस सब प्रक्रिया से देश की जनता का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण कर कर, उसका परख कर कर, उनकी जरूरत क्या है और क्या करना चाहिए और कैसे पकड़ लेकर ब्यूरोक्रेसी चलाई जाती है, इन सब बातों को ध्यान में लेते हुए नरेंद्र मोदी जी ने असंभव बातें संभव करके दिखाई, विश्व में कीर्तिमान स्थापित किया। देश का विकास का स्ट्रक्चर तो बढ़ा ही बढ़ा, इकोनॉमी तो आगे बढ़ी, पर विश्व में भी हमारे बारे में लोगों की धारणा बदली, हमारे बारे में रिस्पेक्ट बढ़ा, हमारी क्रेडिबिलिटी बढ़ी, हमारे पर विश्वासार्हता बढ़ी, लोगों का पैसा इन्वेस्ट करने के लिए एक अच्छा स्थान के रूप में भारत विकसित हुआ है। ये सब बातें नरेंद्र मोदी जी के विजन के कारण हुई है और मुझे ऐसा लगता है निश्चित रूप से मोदी जी की तीसरी टर्म भी एक ऐसे ही आमूलाग्र परिवर्तन देश में लाकर देश को आगे बढ़ाने में निश्चित रूप से कामयाब रहेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। आमूलाग्र परिवर्तन, विकास, प्रगति, ये सारी बातों के बीच में आपकी सरकार 3 किसानों के लिए कानून लाती है, फिर उनको वापस लेती है। अगर पूरा विकास ही होता, उन्नति होती, तो ऐसे क्या कारण रहे कि वो तीनों कानून वापस लेने पड़े? या उन कानूनों में कमियां थी या इसकी और कोई कारण? बहुत सोच समझकर किसान की आय बढ़ाने की हेतु सरकार ने सोच समझ के कानून लाए थे। देश में केवल राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए पॉलिटिकल इशू बनाने वाले लोगों ने इसका इशू बनाया और जिस प्रकार से एजिटेशन चलाया वो देश के हित में नहीं था। तो ये लोकतांत्रिक देश में चलो, जनता का अगर ऐसा मूड है तो सरकार पीछे आती है, तो ये सरकार का कोई ईगो थोड़ी होता है। देश की जनता के वाइडर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन सरकार को काम करना होता है, इसलिए सरकार ने किया। बाकी बहुत सोच समझकर वो बिल आए थे और किसानों के उन्नति के लिए ये सरकार कटिबद्ध है। किसानों के जेब में सम्मान राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से पहुंचाने वाली ये पार्टी है। पहले बार सॉइल टेस्टिंग कराने वाली ये पार्टी है और किसान के उपज को उचित दाम मिलना चाहिए, इसकी पार्टी चिंता करती है, इसी सरकार चिंता करती है। और मोदी जी ने कहा है किसान की आमदनी डबल करने का इस सरकार का संकल्प है। आपकी पार्टी में क्योंकि संगठन को बड़ा महत्व है, एकदम से जो नेता पर्दे के पीछे रह के संगठन में काम करते हैं, लाइमलाइट में नहीं होते, चाहे नरेंद्र मोदी खुद गुजरात के सीएम बने हो पहली बार, या मनोहर लाल खट्टर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हो, या अभी वर्तमान में राजस्थान में भजन लाल शर्मा, उसी तरह आप भी लंबे समय तक संगठन में रह के पर्दे के पीछे से आपने काम किया, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में नहीं आए। हम बात करें इस चुनाव के इतर श्याम जाजू जी के बारे में, व्यक्तिगत रूप से ये शुरुआत राजनीति में कहां से होती है? गोवा हो या गुवाहाटी हो, इस तरह के आंदोलन आपने किए, अहमदनगर का फॉल्कलोर हो, इन तमाम चीजों के बारे में और उस समय की राजनीति, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बारे में
कि वो दौर कैसा था और आज का दौर कैसा है राजनीति? बचपन से ही मेरा परिवार ये संघी परिवार रहा है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हुआ रहा है। मैं स्वयंसेवक रहा हूं, उसके बाद विद्यार्थी परिषद में मैंने काम किया, 8 साल पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, इमरजेंसी में मैं और मेरे पिताजी दोनों 2 जेलों में बंद थे, और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में जिला का अध्यक्ष के रूप में महाराष्ट्र में मैंने काम किया। और अटल जी जब देश के प्रधानमंत्री थे तब से लेकर 2000 से लेकर आज 2024 तक 24 साल से मैं दिल्ली में काम करता हूं। पार्टी में केंद्रीय कार्यालय मंत्री, केंद्रीय कार्यालय प्रभारी के रूप में, फिर नितिन गडकरी जी के टीम में मैं सेक्रेटरी के रूप में, अमित शाह जी के टीम में मैं राष्ट्रीय उपाध्यक्ष के रूप में मैंने काम किया। इसके पहले हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, दिल्ली, अलग अलग प्रांतों का प्रभार मेरे पास रहा, और चुनाव के निमित्त से पूरे देश में मेरे को भ्रमण करने का मौका मिला। पहले से मेरी रुचि संगठन के कामों में रही है, इसलिए मैं संगठन के जो भी दायित्व मिलता है वो भली भांति निभाने का काम करता हूं, और इसी काम में हमें रुचि आती है। और आज जो कीर्तिमान कार्यकाल हम देख रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि हमने जिस काम को लेकर ये काम शुरू किया था वो हमारा मकसद पूरा हो गया है, और बहुत अच्छी तरह से समाज ने हमारी विचारधारा को एक्सेप्ट किया है। एक सवाल हर जगह भारतीय जनता पार्टी के खुद के पुराने कार्यकर्ताओं दबी आवाज में, क्योंकि आप संगठन में बड़े पद पर रहे, आप ही से ये स्पष्टीकरण मांगे। आपकी सरकार को 10 साल हुए, नरेंद्र मोदी पीएम रहे, दावे करे गए कि 70 साल तक कोई काम नहीं हुआ। उन 70 सालों में 6 साल अटल बिहारी वाजपेयी भी भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री रहे। कौन से प्रधानमंत्री बेहतर हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अटल बिहारी वाजपेयी? क्यों उनके 6 साल के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल को भुला दिया जाता है? अटल जी का 6 साल का कार्यकाल ये भी बड़ा संघर्षमय कार्यकाल रहा है। उस टाइम भारतीय जनता पार्टी को प्योर मेजॉरिटी नहीं थी। सब 23 पार्टियों को इकट्ठा मिलाकर सरकार चलाना, और पहली नॉन कांग्रेस सरकार जो लगातार 5 साल खंडित ना होते हुए चली, ऐसी अटल बिहारी जी की सरकार थी। उस सरकार की अपनी विशेषताएं थी, और उस सरकार के कार्यकाल में भी बहुत अच्छे काम हुए। उसके बाद नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस पार्टी को प्योर मेजॉरिटी मिली, और प्योर मेजॉरिटी मिली, उसके साथ साथ एनडीए का समर्थन मिला, और स्वाभाविक रूप से देश का नक्शा बदलने का काम जितना प्रभावी तरीके से इस 10 साल के कार्यकाल में हुआ वो आज तक कभी नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता है कि हर कार्यकाल का अपना एक महत्व रहता है। अटल जी का कार्यकाल लोग अलग तरीके से उसका गौरव करते हैं, गुणगान करते हैं। मोदी जी के कार्यकाल में तो पूरी देश की जनता बहुत खुश है। पॉवर्टी लाइन छोड़कर देश को बाहर लाने का काम मोदी जी ने किया है। एक अंतिम संदेश इस देश की जनता को इस चुनाव के मद्देनजर रखते हुए। मुझे ऐसा लगता है कि भारत जैसे खंडप्राय देश को अगर आगे जाना है, तरक्की करना है, तो एक खंबीर नेतृत्व देश को आवश्यक है। और पूरे विश्व की जिस प्रकार की स्थितियां देखते हैं, कोरोना कार्यकाल में मोदी जी ने जैसे बाहर निकाला, और भारत की पॉपुलेशन, भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर, इन सब को देखते हुए मोदी जी जैसा कणखर एक बुलंद नेतृत्व, सुदृढ़ नेतृत्व, सक्षम नेतृत्व ये देश की आवश्यकता है। और इसीलिए पूरे देश में मोदी जी का परिवार और मोदी जी को देखकर लोग वोट कर रहे हैं, और मुझे कॉन्फिडेंस है निश्चित रूप से आज तक भारतीय जनता पार्टी को जितनी सीटें मिली थी उससे भी ज्यादा सीटें इस तीसरे कार्यकाल में मिलकर देश की तरक्की करने में हम निश्चित रूप से अपना योगदान देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्याम जाजू जी। बने रहिए हमारे साथ लोकसभा चुनाव के और अपडेट्स के लिए।